नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अपोगे एजुटेनर में। आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में वो अच्छा रिस्पांस रहा, इसलिए हम ये पूरी एक प्रॉपर सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें आज मैं बात करूंगा पेपर नंबर 2 मॉडल पेपर 2, जिसमें आपके 150 प्रश्नों को हम सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसके बेसिस पे आपको बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है अपनी तैयारी को चेक करने का। अच्छा दोस्तों, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं टोटल, इसमें कुल हम 50 टेस्ट करवाने वाले हैं और 50 को अगर 150 क्वेश्चन हो रहा तो लगभग ये 50 इंटू 7500 क्वेश्चन लगभग आप सॉल्व करोगे। और मुझे लगता नहीं 7500 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको किसी तरह की कोई समस्या यहाँ रहने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो डेली का एक पेपर होगा और आपको इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पता चल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे टेस्ट से। टेस्ट के बारे में बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे किस तरह आपको ये तैयारी करनी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आज का मॉक टेस्ट नंबर 2। निम्न में से राजस्थान का सागवान का वृक्ष कौन सा है? सागवान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके इमारती लकड़ी के लिए। अब ऑप्शंस हैं राजस्थान का सागवान, रोहिड़ा, कुमटा, खेजड़ी, बबूल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रोहिड़ा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिको मेला अंडुलेटा है। फर्नीचर और औषधि निर्माण के लिए इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है और राजस्थान के अधिकतर भागों में फैला होने के कारण इसको राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। तो पूछता है कि राजस्थान का सागवान कौन है, तो वो है रोहिड़ा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। 10.41%। वैसे ऑप्शन थे 5.6, 11.11 और 10%। तो इसका सही जवाब है 10.41% है। यूजुअली इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे देश के क्षेत्रों का लगभग 1/10 भाग है और ये देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। पर इसकी जो लगभग, अगर राजस्थान की बात करूं तो ये जो 60% जो एरिया है वो ड्रॉट से इफेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे क्षेत्रफल बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पे जो विषमताएं हैं और जो सो कॉल्ड आय की जो विषमता है वो इस कारण से सबसे ज़्यादा भी यहाँ पाई जाती हैं। खैर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन से जिले में है? ऑप्शन है जालौर, सिरोही, नागौर और चूरू। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सिरोही। ठीक है, राज्य की जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो सिरोही में है। ठीक है, और इसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, और गुरु शिखर की अगर बात की जाए, इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। और इसके बारे में विशेषता की बात की जाए तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर भी कहा है। तो कोई पूछता है कि गुरु शिखर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे संतों के शिखर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में मिट्टी के खारापन और क्षारीय क्षमता की समस्या का समाधान के लिए क्या करते हैं? कौन सी विधि है? शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेतों में जिप्सम का प्रयोग और समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं बात करूं तो गंग नहर में जो समस्या है वहाँ पे भी मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या आ रही है, मिट्टी कटाव की समस्या आ रही है, तो वहाँ पर भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो खेतों में जिप्सम के प्रयोग से मिट्टी की खारापन और क्षारीय क्षमता की समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। नेक्स्ट है सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 5, 4, 6, 3। तो दोस्तों मैं बता दूं, कुल 5 भागों में इसको बांटा गया है। कुल 5 भागों में राजस्थान की जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो आप ध्यान रखिएगा,
कुल कितने भागों में बांटा गया है जलवायु की दृष्टि से? 5 भागों में। कौन कौन से हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। चलिए आगे चलते हैं। गलत युग्म का चयन करें। डिग्गी तालाब अजमेर, मुंडोती अजमेर, पीरजी का नागा नागौर और माधो सागर झुंझुनू। तो कौन सा गलत है? गलत है। तो डिग्गी तालाब अजमेर में, हाँ, मुंडोती अजमेर भी है, पीर का ये माधो सागर झुंझुनू गलत है। गलत युग्म का चयन करें। नंद संबंध राध संबंध से संबंधित है, छापरवाड़ा भीलवाड़ा में है, ताल छापर चूरू में है, बाल संबंध जोधपुर में है। गलत युग्म बताना है। नंद संबंध राध संबंध में है, हाँ है। छापरवाड़ा भीलवाड़ा थोड़ी है, तो यही क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सुमेलित करें। भाखड़ा नागल, चंबल, व्यास और माहीसागर और संबंधित राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान। एक मिनट, देखो भाखड़ा नागल का संबंध तो पंजाब हरियाणा राजस्थान से है, ठीक है। चंबल का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश राजस्थान से है। तो देखो बी का 2 तो कन्फर्म है अपन को, बी का 2 तो कन्फर्म है और एक का 3 या 4 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, व्यास का भी संबंध है पंजाब हरियाणा राजस्थान से और माहीसागर का संबंध किससे है? राजस्थान गुजरात से। तो ऑब्वियसली ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है देखते हैं। ए का 4 कोशिश करते समझने की फिर से। भाखड़ा नागल 4 ठीक है, चंबल का 2 ठीक है, व्यास का 3 ये भी जा रहा है और माहीसागर 1। तो बोल के ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अपने आप ये मिल जाते हैं क्योंकि इसमें 2 भी मिल जाते हैं तो आपका काम कई बार फिट हो जाता है। खैर आगे चलते हैं। सुमेलित करना है। जिप्सम जामसर, मैग्नीज लीलवानी, तांबड़ा राजमहल, फेल्सपार डेगाना। आपको लिंक करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जिप्सम जामसर में मिलता है, ठीक है, मैग्नीज लीलवानी में है, ठीक है, तांबड़ा राजमहल में, फेल्सपार डेगाना ये गलत है। यानी सबसे सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन होगा फेल्सपार डेगाना। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं है। ऑप्शन है इमारती लकड़ी, ईंधन लकड़ी, तेंदुपत्ता और बांस। तो देखो राजस्थान की बात की जाए तो इसका आंसर होगा तेंदुपत्ता, ठीक है। राजस्थान में कौन सी मुख्य वन उपज नहीं है, ठीक है। राजस्थान में इमारती लकड़ी, ईंधन लकड़ी, बांस ये आदि मुख्य उपजे हैं। गौण उपजे हैं घास, तेंदुपत्ता, महुआ, आंवला आदि, ठीक है। तो ये मुख्य वन उपज नहीं है। तो ये आपको कौन सी मुख्य वन है? तो इमारती लकड़ी मुख्य वन है, ईंधन लकड़ी भी है मुख्य और ये बांस भी है मुख्य। तेंदुपत्ता जो है और महुआ है या आंवला है ये सभी क्या है? गौण उपजे हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो होती हैं वो है गौण उपजे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभयारण्य मिलते हैं? आपके ऑप्शन है रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, केवला देव और सरिस्का। तो सबसे अधिक गागरोनी मिलते हैं मुकुंदरा हिल्स में। किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती हैं जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चनीपर, चोकला, रामपुरी और जाफराबादी। दोस्तों इसका सही जवाब है चोकला। देखो चोकला जो है, जो नस्ली जो भेड़ें हैं वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर इस क्षेत्र में पाई जाती हैं और इसे छापर या शेखावटी भी कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो ऊन की किस्म है उत्तम होने के कारण इसे भारतीय मैरिनो के नाम से भी जाना जाता है। चोकला को क्या बोलते हैं? भारतीय मैरिनो के नाम से भी इसे जाना जाता है।
अगला देखते हैं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है कहाँ पे? उदयपुर, गंगानगर, भरत, बीकानेर, जोधपुर। एंड ऑप्शंस आर, कहाँ पर है? तो इसका आंसर है बीकानेर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है वो बीकानेर में है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है, ट्राई रेगुलेशन सर्वे कहलाता है? पहला है चेन सर्वे, माल रेखा सर्वेक्षण, थियोडोलाइट सर्वे और इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई रेगुलेशन सर्विसेज व्हाट है? चेन सर्वे होता है। क्या होता है दोस्तों? ये चेन सर्वे। नेक्स्ट है, ऑफिस कानूनगो का कहाँ पदस्थापित होता है? जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक उपखंड पर, संभागीय स्तर पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑफिस कानूनगो बाय डिफॉल्ट ये राज्य स्तर पर होता है, तो ये इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक भी थे, मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, C.K. वॉल्टेयर और जमनालाल बजाज। देखो महान समाज सुधारक की बात करें तो ऑब्वियसली इनमें नाम आएगा हरविलास शारदा साहब का, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनाने वाले हरविलास शारदा जी थे, जिनका जन्म हुआ था अजमेर में 8 जून 1867 को। वे दयानंद सरस्वती के संपर्क में रहे तथा इतिहास की इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। अगला है, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है? तो दोस्तों मैंने बताया भी था, ताम्र नगरी सभ्यता जो है वो है आहर सभ्यता और जो कि उदयपुर में से निकल गई है। ताम्र नगरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ताम्र उपकरण मिले थे, बर्तन मिले थे, काले और लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए थे और ताम्र उपकरणों की प्रचुरता के कारण इस काल को ताम्र काल भी बोला जाता है और ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की विशिष्ट आकृति के बर्तन को ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। विशिष्ट आकृति बर्तन क्या होते हैं? ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये चीज़ अच्छी काम की है जो आपको याद रखनी है। अब 1817-18 की जो संधि हुई थी, संयोग संधि, उसके अनुसार आपको रियासतों और राजाओं को सम्मिलित करना है। आपके ऑप्शन है कोटा, जोधपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़ और राजाओं की सूची है महाराजा उद्मेत सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराणा भीम सिंह और महाराजा सामंत सिंह। तो देखते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यहाँ देखेंगे कोटा का जो संबंध है वो आ रहा है महाराजा उमेद सिंह से, ठीक है। जोधपुर के थे मानसिंह, परिमान सिंह कौन से मेंशन नहीं किया। मेवाड़ के हैं भीम सिंह और ये तो सीधे सीधे बन रहा है, 1 2 3 4 ही बन रहा है, ऑलमोस्ट सीधे सीधे बन रहा है। तो इसका ऑप्शन है, अगर इसके ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। कलयुग का कांड पीथल, हिंदू सूरज, हिंदू सुल्तान और शासकों की सूची पृथ्वीराज राठौड़, राणा प्रताप, राणा कुंभा और लूणकरण। तो कलयुग का कांड तो लूणकरण की को बोला जाता है, ठीक है। देन पीथल यूज हुआ था पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, हिंदुआ सूरज राणा प्रताप के लिए, हिंदू सुल्तान राणा कुंभा के लिए। तो ऐसा क्या ए का 4 जो देखते हैं ऑप्शन है, ए का 4 होगा, मिल रहा है, हाँ पहले ही मिल रहा है, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं ए का 4 हमने बोला था, पीथल बी का 1, हाँ तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो आपको सारे भी नहीं चेक करने पड़ते कई बार। नेक्स्ट है, संस्थापक सीहा गोहिल दुलेराय वसुदेव, राज्य हैं मेवाड़, आमेर, मारवाड़, सादल पक्ष, अजमेर, ठीक है। तो बात करते हैं, सीहा का संबंध है मारवाड़ से, हाँ मारवाड़ से लिंक हो रहा है। और गुहिल का संबंध होता है मेवाड़ से। दूल्हे राय को हम लिंक करते हैं आमेर से और वसुदेव सादल पक्ष, तो ये हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज में करेक्ट। भाई सीधा सीहा इज लिंक विद द मारवाड़
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित उन नेताओं को चुने जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा और नारायण जी पटेल। अब ठीक है, अब बताना किस किस ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शंस हैं 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और बाय डिफॉल्ट 1 2 4। ठीक है, तो देखो साधु राम ने तो लिया था, ठीक है, विजय सिंह पटेल जी ने भी लिया था और माणिक्य लाल वर्मा ने लिया था, नारायण जी पटेल तो नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हो गया। इसकी पूरी मैंने कहानी सुनाई थी, आप देख लीजिए हमारा एक वीडियो। ठीक है, 1921 में किसानों का सूअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? तो किसानों को सूअर विरोधी आंदोलन चला था, अलवर जिले में चला था। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ या मेवाड़। ठीक है, कामत का संबंध किससे है? तो दोस्तों कामत का संबंध है मेवात से। किससे भैया? मेवात से है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किससे है? मेवात से है। राजस्थान में किस क्षेत्र से अलबख्शी ख्याल प्रसिद्ध है? वो है अलवर से। अलबख्शी ख्याल अलवर का है और इस शैली के लिए प्रवर्तक कौन है? खुद अलबख्शी अली हैं। किस लोक देवता को की पूजा ऊँटों की रुग्णता दूर करने के लिए करती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 25वें का बी यानी पाबूजी। देखो अगर मैं बात करूं पाबूजी के बारे में, तो पाबूजी को ऊँटों का जो रुग्णता दूर करना देवता माना जाता है और ऊँट पालक जो रेबारी यानी राइका जो जाति है इनको अपना आराध्य मानती है। ऊँट के स्वस्थ होने के लिए भूपों द्वारा पाबूजी की फड़ रावण हत्या के साथ गाई जाती है, तो ये इसका आंसर है पाबूजी। गलत तुमको चेक करना है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गौतमेश्वर मेला सिरोही। तो मरु महोत्सव तो जैसलमेर में आता है भाई, तो ये गलत हो गया, यही गलत है। अब गलत करना है। बेणेश्वर डूंगर में लगता है, बादशाह का ब्यावर में लगता है, गौतमेश्वर सिरोही में लगता है। गलत क्या है? मरु महोत्सव वाला। नेक्स्ट है मोठड़ा किस वेशभूषा के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी, लहंगा। तो ये जो होता है मुख्य रूप से लहरिये के लिए आता है, यानी लहरिया मतलब जिसमें एक दूसरी कटी हुई होती हैं, एक दूसरी कटी हुई आकृति बनाती हैं, धारियाँ होती हैं, इसे मोठड़ा कहते हैं। और मोठड़ा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अब सुबह करना है गागरोन का किला, झालावाड़, डीग का किला। अच्छा तो डीग का खुद डीग में जा ही रहा है, तो बी का 2 तो होना ही है। ठीक है, फिर है गागरोन का किला, बाय डिफ़ॉल्ट जी तो झालावाड़ में ही गागरोन का। ठीक है, डीग का किला खुद डीग में। भटनेर का किला बाय डिफ़ॉल्ट है, ये तो खुद हनुमानगढ़ में ही है। अच्छा ये तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ गए, तो देखते हैं एक का 1 2 3 4। अच्छा ऑप्शन यही आ रहा है, दैट्स वंडरफुल। हरिहेश्वर मंदिर कहाँ है? बदनाग्राम। आपको कौन सा युग सुमेलित है, कौन सा सही है बताना है इसमें। बदनाग्राम, कमलनाथ मंदिर, मगवास ग्राम, नागेश्वर महादेव मंदिर, चौमोहल्ला और उपयोग सभी। तो यस करेक्ट आंसर है चौमोहल्ला, ऑप्शन नंबर डी। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर होती है? वो ऑब्वियसली शहरी निकाय, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नहीं कोई नहीं। ये जिम्मेदारी शहरी निकाय की, मतलब नगर निगम, नगर पालिका जो है और नगर परिषद जो है वो ही जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनको ही कार्य करना होता है। वहाँ पे सांख्यिकी अधिकारी है, वो इन चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करता है। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है।
जिलों में, संभागों में, तहसीलों में, इनमें से कोई नहीं। तो उपखंड के नीचे तहसीलों में बांटते हैं। 32वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य प्रशासन का विधिक प्रमुख है। राजस्थान प्रशासन का विधिक प्रमुख होता है राजस्थान का मुख्यमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का राज्यपाल, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता नहीं, तीनों ही गलत जवाब है। अल्टीमेट राज्य प्रशासन का जो प्रमुख है वो कौन है? बाय डिफॉल्ट मुख्यमंत्री ही होता है। अगला है राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। किसके होते हैं? सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के नहीं, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालय के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों और केंद्र में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, तो वो कुलाधिपति होते हैं, यानी चांसलर होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। राजस्थान शासन जो एकीकृत रूप से अस्तित्व में आया 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951। तो राजस्थान शासन जो 1949 में एकीकृत रूप से अस्तित्व में आया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्य सचिव या राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? द करेक्ट आंसर इज मुख्यमंत्री। कौन करता है भाई इनकी सबकी अध्यक्षता? मुख्यमंत्री करता है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के जो सदस्यों की। लक्कीद्वीप मिनुकाई अमनदीप को नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में किया गया था? किस अधिनियम के तहत? तो दोस्तों ये अधिनियम था 1973 के तहत इसको बदला गया था। ठीक है, अगला देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार 1919 से लेके 22 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। ऐसे भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो मैं बात करूं तो भैरों सिंह शेखावत जी ने 13वें राष्ट्रपति पद के लिए जुलाई 2007 में चुनाव लड़ा था और वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हुए थे। ये नॉमिनी थे भाजपा के और प्रतिभा देवी पाटिल सिंह जी नॉमिनी थी कांग्रेस की ओर से। खैर, भारत के में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो बता दूं लोकसभा और विधानसभा ये दोनों ही बाय डिफॉल्ट अस्थायी सदन हैं। ठीक है, सॉरी, लोकसभा और विधानसभा ही क्या ऐसे सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा होती है केंद्रीय स्तर पे, विधान परिषद होता है आपके बाय डिफॉल्ट राज्य स्तर पर। ठीक है, ये स्थायी सदन होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है लोकसभा और विधानसभा। तेल, पानी, गैस किसी कुएं में है तो आरोही क्रम में लगाएं, मतलब पहले कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा। तो देखो सबसे भारी होता है पानी, पानी के ऊपर होगा तेल, तेल के ऊपर होगी गैस। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन से खनिजों को जुड़वा खनिज कहा जाता है? सोना, चांदी, तांबा, टिन, कोयला, लोहा और सीसा, जस्ता। तो दोस्तों मैं बता दूं सीसा और जस्ता को कहा जाता है बाय डिफॉल्ट जुड़वा खनिज, क्योंकि दोनों साथ साथ में पाए जाते हैं। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? हीलियम, बोरोन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे छोटा परमाणु जो होता है दोस्तों वो होता है हीलियम, क्योंकि ये बहुत जो स्टार्टिंग में ही आता है। सबसे बड़ा किसका होता है? सबसे छोटा है हीलियम का और सबसे बड़ा होता है सीजियम का, सबसे बड़ा परमाणु होता है। ठीक है, हीलियम का सबसे छोटा और सीजियम का सबसे बड़ा। समुद्र
जल में क्या पाया जाता है? आयोडीन, जस्ता, लोहा, टिन। देखो समुद्र का खारापन जो होता है वो होता है NaCl नमक के कारण, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो गया। जल का रासायनिक सूत्र है O2, CO2, H2O और CH2। तो इसका रासायनिक सूत्र है H2O, यानी जल का ये रासायनिक सूत्र है। सोयाबीन में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, वसा, विटामिन, उपरोक्त सभी। तो सोयाबीन में अगर बात की जाए तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाए जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटीन। प्रोटीन इसलिए जब आपकी प्रोटीन कमी होती है सोयाबीन की सलाह देते हैं गवर्नमेंट। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया यानी खून की कमी। खून में क्या होता है? आयरन। तो आयरन की कमी से ये होता है। आयरन, इंसुलिन, वसा और प्रोटीन का चांसेस वो आयरन की कमी से ये होता है। नाभिक विखंडन में ऊर्जा का विमोचन होता है। देखो नाभिक विखंडन हो या नाभिक की संलयन हो, दोनों ही प्रोसेस में जो ऊर्जा का जो बाहर निकलती है वो प्रकाश के रूप में निकलती है, ताप के रूप में निकलती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। तो ये यूजुअली ताप के रूप में निकलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से पवन ऊर्जा है क्या है भैया? वैकल्पिक ऊर्जा है, नवीनीकरण ऊर्जा है, पर्यावरण हितैषी ऊर्जा है, या ए और सी दोनों? यस, इट इज़ वन ऑफ दी ऑल्टरनेटिव एनर्जी एंड इट इज़ ऑल्सो जो हेल्पफुल है, पर्यावरण हितैषी है, इकोलॉजिकल है। तो ऑप्शन है ए और सी दोनों सही लग रहा था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ, ए एंड सी दोनों। संपर्क विधि में गंधक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल, पैमलिन, V2O5 और आपके इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो गंधक अम्ल में जो उत्प्रेरक होता है वो होता है V2O5। देखो विद्युत इस्त्री, हीटर, केतली इत्यादि में तत्व बने होते हैं नाइक्रोम के, जर्मन सिल्वर के, कार्बन के, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये बने होते हैं किसके? नाइक्रोम के। नाइक्रोम मतलब देखो नाइक्रोम जो है वो बाय डिफॉल्ट दो अलग अलग धातुओं का बना होता है, जैसे निकेल और क्रोमियम। देखो नाइक्रोम जो बना है निकेल और क्रोमियम से इसको बनाते हैं, Na और क्रोमियम Cr से। ठीक है। और नाइक्रोम की स्पेशलिटी होती है कि ये उच्च ताप मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को ताप में करता है, जिसके कारण ये उच्च ताप अत्यधिक गर्म होने की क्षमता इसमें होती है। तो आप देखना कि केतली वेतली जो होती है वहाँ पे वो लाल हो जाता है और ये जो फिलामेंट हैं वो फिर ऊर्जा देते हैं। तो ये है नाइक्रोम की स्पेशलिटी। तो इसका आंसर है नाइक्रोम द्वारा ये गर्म होते हैं। ऑक्सीकरण में क्या है? अब तो ऑक्सीकरण में क्या होती है? धनादेश की कमी, ऋणावेश की वृद्धि, हाइड्रोजन का संयोजन और O2 का संयोजन। तो ये ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का संयोजन होता है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या हम उत्सर्जन करते हैं, किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमीनो अम्ल। ठीक है। तो हमारे जो मूत्र है उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया बाहर आता है, इसलिए हम मनुष्य को यूरियोटैलिक जीव भी कहा जाता है। हम सबसे ज़्यादा निकालते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर आता है बिंग उत्सर्जी रूप में, मूत्र के रूप में, वो यूरिया आता है और इसलिए हम यूरियोटैलिक जीव भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है? व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? करेक्ट ब्लड प्रेशर क्या है? तो सीधी सी बात है ये है 120 और 80 mm हाइड्रो जी पे। ठीक है। और देखो ये जो ये हाई के लिए होता है, ये लो के लिए होता है। ठीक है। 120 के ऊपर जा रहा है इट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर है, 180 से नीचे जा रहा है मतलब कि लो ब्लड प्रेशर है। और रुधिर दाब को जो माना जाता है वो सिर्फ गैनो मैनोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, याद रखना इसको सिर्फ गैनो मैनोमीटर से मापा जाता है। किस वैज्ञानिक के नाम पर सर्वाधिक पेटेंट हैं? देखो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी जिसके नाम पे सर्वाधिक पेटेंट है, ऑप्शंस हैं थॉमस एल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, माइकल फैराडे, अलेक्जेंडर हुम ग्रैहम बेल। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पेटेंट पाने वाले
जो रहे वो है थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और इनकी सफलता की कहानी जितनी बार बताई जाए उतनी ही कम है। युवा व्यक्ति की दिल की धड़कन औसतन कितनी बार धड़कती है? तो ऑप्शन है 68, 72, 74 या 76। तो युवा दिल की धड़कन जो औसतन है वो 72 बार धड़कती है। अच्छा, एक बता दूँ, यूजली क्या होता है कि वृद्धों और बच्चों में ये धड़कन कम हो जाएगी और बच्चों में ये धड़कन बढ़ जाएगी। ठीक है, और हृदय जो है प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर को पंप करता है। पंप करने का कार्य हृदय करता है और 5 से 6 लीटर प्रति मिनट वो पंप कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत काम की है, आपकी बॉडी से रिलेटेड है। हवाई जहाज के आविष्कारक कौन है? हेनरी फोर्ड? नो, हेनरी फोर्ड ने कार का किया था। कार्ल बेंच? नो, ये कार्ल बेंच है उनके लिए है। बेंजामिन फ्रैंकलिन? नो। ऑलिवर राइट और विलियम राइट? यस, ऑलिवर राइट। इसको राइट बंधु के नाम से भी आता है। ऑलिवर राइट और द विलियम राइट, द फर्स्ट पर्सन वन हु डिसाइड टू गो फॉर द एरोप्लेन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विद्युत बल्ब के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सी गैस होती है? इसमें नाइट्रोजन होती है, क्योंकि वो किसी भी तरह से रिएक्शन को रोक देती है। ठीक है, निर्वात की प्रभाव के लिए या तो इसमें नाइट्रोजन भरते हैं या फिर ऑर्गन गैस भरते हैं। ठीक है, और इसमें अंदर जो धातु होती है वो टंगस्टन होती है। जो टंगस्टन की खासियत होती है कि जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो गर्म तो होती है, पर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो प्रकाश फेंकना शुरू कर देता है, इसलिए बल्ब को जलाते ही रोशनी आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदा कदा अनुभव ऐसा किया कि थर्मस में जब खोलता हुआ पानी डाला जाता है तो शीशा चटक जाता है, क्यों? शीशा सुगंधतापूर्वक गर्म हो जाता है, खोलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दबाव डालता है, शीशा ताप का कुचालक है, शीशा क्योंकि शीशा प्रकृति की धातु नहीं है। तो दोस्तों जो गर्म पदार्थ होते हैं हमेशा वो जो दाब है वो अधिक डालते हैं, तो जब तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता है। ध्यान रखने के बाद तापमान बढ़ने पर या किसी भी गर्म चीज़ का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि जैसे हम किसी कांच के गिलास में अचानक गर्म पानी डालते हैं तो वो चटक जाता है, क्योंकि उसने प्रेशर ज़्यादा लगाया तो वह टूट गया। नेक्स्ट है, प्रोटीन्स में आमतौर पर मिलने वाले अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रोटीन्स में आमतौर पर मिलने वालों अमीनो अम्लों की संख्या, देखो ऑप्शन हैं 12, 18, 20, 24। तो 18 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अगला है बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की संख्या है? ऑप्शन है सांसी, डामोर, सहरिया, कंजर। तो बीजा व माला सांसी जनजाति की बाय डिफॉल्ट क्या है? शाखाएं हैं। राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी किस स्थान पर लगाई गई है? तो राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी की अगर बात की जाए दोस्तों तो वह लगाई गई है, ऑप्शन है आपके पोखरण, चौहटन, पचपदरा, लूणकरणसर। तो लूणकरणसर में राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी है। मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है मई 2016, मई 2017, मई 2018, मई 2019। तो मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना की शुरुआत की थी मई 2017 में। राजस्थान सरकार की नई आबकारी नीति जो भी रिलेटेड है, लिकर से रिलेटेड है, की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 15 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019, 1 मार्च 2019 या 1 अप्रैल 2019। तो मैं आपको बता देता हूं, 1 फरवरी 2019 को राजस्थान की आबकारी नीति की घोषणा की गई है। सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो सिरेमिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? बीकानेर में है। पोमचा किसके द्वारा पहना जाता है? नवविवाहिता है, नव प्रस्तुता, कुंवारी लड़की या दुल्हन।
तो दोस्तों पोमचे की बात की जाए तो वह पोमचा जो है नव प्रसूता द्वारा पहना जाने वाला एक क्लोथ है, एक कपड़ा है। उस्तकला के जादूगर किसे कहा जाता है? निजामुद्दीन, हिसानुद्दीन, कुदरत सिंह, कृपाल सिंह। तो अगर मैं बात करूं उस्तकला की जादूगर की, तो वह है हिसानुद्दीन, जिनको उस्तकला का जादूगर कहा जाता है। तो ये ऊंट के ऊपर जो है उस्तकला की तरह अलग अलग तरह की वो बनाते हैं। बेट और बेल बोटों की छपाई पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। मुलेला, खांडेला, संगनेर और आमेर। तो दोस्तों अगर बात करूं बेल बोटों की छपाई के लिए जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वो है सांगनेरी प्रिंट। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? भारतीय संविधान की अगर प्रस्तावना करें तो कुल मिला के भारत शब्द का प्रयोग 2 बार वहां किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1 मिनट। 2 पाई आर किसकी इक्वल है भैया? 44। 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस बराबर 44। अब कॉमन से लगाना, 44 से 44 कैंसिल, 2 इंटू 22, तो आर का मान कितना आ गया? 7। अब आर का मान 7 आएगा तो पाई आर स्क्वायर निकाल लो। पाई मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7, अरे एक साथ तो चला रहा है, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन है 4800 रुपये को ए बी सी के बीच में 6:4 5:4 में बांटा गया है। ए और सी के हिस्से का अंतर क्या है? बहुत सिंपल, एक मिनट आप ही देखो, अनुपात के हिसाब से अंतर कितना है साहब? ए अनुपात के हिसाब से अंतर है 6 और 4 का 2, जो निकालना है उसको ऊपर। कुल अनुपात कितना है भाई? 6 और 5 11, 11 और 4 15 इंटू 4800। ये आपका आंसर है, काटापीटी कर लो। 15 तिया 45, बच गए 3 0 2, 320 इंटू 2 640 रुपये आंसर आ गया। सिंपल, क्यों दिमाग लगाना। एक व्यक्ति के पास 480 रुपये के, 1 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के नोट हैं। यदि नोटों की संख्या समान हो तो बताओ कुल नोटों की संख्या कितनी है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल भाई, मान लेते हैं हर एक नोट x है, ठीक है। अब 1 रुपये का तो 1 इंटू इसकी वर्थ 1 रुपये हो गई x, 5 का है तो x इंटू 5 है, और 10 है तो 10, तो कितना हो गया? x और 5 6, 6 और 10 16, 16x किसके बराबर है? 480। x किसके बराबर है? 30। यानी प्रत्येक नोट की संख्या 30 है, तो कुल नोट कितने हो गए? 90। 30 थी 90। नेक्स्ट है, अब जैसे ये क्वेश्चन है बहुत इजी, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी का 3/7 है। ए किसके बराबर है? 3/7 बी का, ठीक है। बी जो है वो 2/3 है सी का। सी जो है 1/2 है डी का। 1 मिनट, यानी ए अनुपात बी कितना हो गया भैया? 3:4। बी अनुपात सी 2:3। सी अनुपात डी 1:2। अब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पता है, तो क्या ए आपको निकालना क्या है? आपको तो ए अनुपात डी निकालना है, यानी ये और ये निकालना है। अब मैंने आपको इसका रूल बताया था कि सबसे पहले आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना होगा। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, ए अनुपात बी है 3:7, 2:3, ए अनुपात 2। अब देखिए तो ए बी सी डी लिख दो, 3:7, 2:3 और 1:2। यहाँ पे खाली प्लॉट है, 7 चिपका दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 चिपका दिया, यहाँ पे 1 चिपका दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 7 × 21, 21 दूनी 42, 6:42। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो ये कट रहा है किससे? 1:7 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, ए अनुपात वो बिल्कुल सेम नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है 7 9
3 5, यहाँ पे 9 चिपका दो, यहाँ पे 3 चिपका दो, 7 तियाँ 21, 9 3 27 और 9 पंजे 45। काटा पीटी कर सकते हो कर लो। कट रहे किससे कट रहे हैं? ये 3 से कट रहे हैं। 7 9 15, ऑप्शन नंबर ए। ₹960 में 96 रुपये में प्रत्येक की दर से एक गाय और एक घोड़े को बेचा गया। ठीक है, मतलब आपको दोनों का सीपी पता है। ठीक है, प्रत्येक की दर से है और 20 में लाभ हुआ, 20 में हानि हुई, तो बताओ कुल लाभ कितनी हानि हुई? तो सीधी सी बात है, आप पहले इसमें क्या करोगे, अल्टीमेटली कैलकुलेट करोगे कि दोनों का ओवरऑल सीपी, तो ओवरऑल सीपी निकल के आ गया और इनका अंतर निकाल लिया आपने। एक व्यापारी 140 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के लाभ कमाता है। मैंने बताया था इसका, भाई एक का एसपी मान लिया मैंने 1 रुपया, तो 20 पेन का 20 रुपये और 140 पेन का 140 रुपये, ये एसपी है। आपको लाभ हो रहा है एसपी 140, तो अब सीपी निकाल लेते हैं अपन। सीपी क्या होता है भाई, एसपी में से प्रॉफिट घटा दो, एसपी में से प्रॉफिट घटा दो, तो 140 माइनस 20 120, ये सीपी आ गया। प्रॉफिट आपको पता ही है, सीपी आपको पता ही है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 20/120 इंटू 100 यानी 1/6। 1/6 क्या होता है बाय डिफॉल्ट 16 से ही 2/3% आ गया आंसर। अब अगला है, एक दुकानदार 2 रुपये में 6 की दर से टॉफियाँ खरीदी और 4 रुपये में 9 की दर से बेच दी। 1 मिनट, 2 रुपये में 6 की दर से और 4 रुपये में 9 की दर से। अब एक काम करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। 4 रुपये में 12 टॉफी खरीद रहा है और 4 रुपये में 9 टॉफी बेच रहा है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, लाभ और हानि प्रतिशत, खरीद माइनस बेच अपॉन बेच, 12 माइनस 9/9 इंटू 100 हो गया। 3/9 33 से 1/3% का प्रॉफिट हो गया। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो बताएं लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैंने बताया था इसका बहुत सिंपल फिनोमिना होता है, 20% बढ़ा दिया, 10% कम कर दिया और प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10/100 सिंप्लीफाई किया तो 2, 20 में से 12 गए तो 8% का लाभ हो गया। सिंपल। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है और 1 किलोग्राम में 960 ग्राम पर बार का प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? वही सेम मैंने एक फॉर्मूले बता रखा है, 10 फॉर्मूले नहीं बताता मैं। खरीद माइनस बेच अपॉन बेच, अरे खरीद कितनी है 1000, बेच कितना है 960 अपॉन बेच 960, कितना हो गया भाई 40/960। काटा पीटी करते हैं, ये 1 और ये 24, 1/24 कितना होता है, और काटा पीटी इंटू 100, 4 1/6% है क्या ऑप्शन में? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ये वर्ग नहीं आयत है। एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो बताओ अल्टीमेटली आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? कुछ नहीं जी, बहुत सिंपल, 30% वृद्धि और 20% वृद्धि, यहाँ पे प्लस 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 ये होगा 30 इंटू 20/100। इसलिए मेरे जो आप वीडियो है प्रतिशत के देख लीजिएगा, कितना क्या आंसर 56% ऑप्शन हो गया। 1 सेकंड में, किसी संख्या का 1/4 का 1/3 15 है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा? ठीक है, किसी संख्या का 1/4 का 1/3 किसके बराबर है 15, तो x इंटू कितना हो गया भाई, काटा पीटी कर लेते हैं, ऊपर भेज देते हैं 15 इंटू 12। अब क्या होता है, गलती मत करना, कई लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, संख्या की इंटू उसका 30 में निकाल 30/100, काटा पीटी कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ सॉरी 0 से 0 कैंसिल, ये 2 और ये 3, ये 1 और ये 6, 3 इंटू 6 18, 18 दिया 54 आंसर आ गया। है क्या ऑप्शन में? हाँ है।
क्यों निकालूँ, मतलब क्यों कैलकुलेशन करूँ, एंड में करूँगा सारी कैलकुलेशन। 348 का 66 से ही 2/3, अब ये भी मैंने सिखाया है। 66 2/3 क्या होता है, 2/3 को 348 से गुणा कर दो, इसको कटाबड़ी कर लेते हैं। 1 1 6, 116 दूनी 232 हो गया। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। एक में अगर ए को और बी दो लोग हैं, एक को 35 मिले तो बी को कितने मिले 65, इनका अंतर कितना हो गया 30। अब 30% किसके बराबर है, 15,000 के, तो 1% किसके बराबर है, और जीतने वालों कितने मिले 65। कुछ नहीं जी, बहुत सिंपल भाई, सीधी सी बात है। 30% किसके बराबर है, 15,000 के, तो 1% कितना है 15,000 बटे 30। आपको निकालना क्या है 65%, हो गया, निकाल लोगे आप, बहुत बड़ा टास्क नहीं है भाई, काटा पीटी कर लेना। तो आपका जाएगा कितना, 0 से 0 कैंसिल, 1 5, ठीक यही होगा ना, ले वो 75 हो गया, ठीक है। अब ये बढ़ने वाले घटने वाले पर खूब किए हैं कि 10 पर वृद्धि हो गई तो 270 किलो में 5 किलो संतक्रम खरीद को आया, तो आपको पता नया मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन के लिए आप मेरा वो देखना वीडियो कि कैसे बढ़ोतरी और कटौती वाले मैंने क्वेश्चन किए थे, इसका आंसर निकालना। इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर इट विल बी 5.40 आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। कितना आएगा, सॉरी 5.40 नहीं, इसका आंसर आएगा, हाँ 5.40 आएगा। डू इट नाउ, करना। एक अर्धव्यास का पहिया है 7 सेंटीमीटर का, 44 किलोमीटर दूर में कितने चक्कर लगाएगा। किलोमीटर को पहले मीटर में बदलो, कितना हो गया, सीधी सी बात है 44,000, 44 इंटू किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर, इतना हो गया। और पाई 2πr किसके बराबर है इसके, तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी n इंटू 2πr। ये आप कैलकुलेट करोगे तो n का मान आ जाएगा, तो इसका मान जब कैलकुलेट करोगे तो 10,000 आ जाएगा। ये करा है हमने, पिछले वीडियो में भी करा है। रमेश और सुरेश की औसत आयु 28 वर्ष है, यदि दिनेश की आयु भी शामिल कर ली जाए तो तीनों का औसत आयु 26 वर्ष से जाती है। तो दिनेश की आयु याद करो, एक रमेश और सुरेश का टोटल कितना होगा, 28 दूनी 56, कॉमन सेंस। दिनेश को भी शामिल किया तो 3 लोग हो गए, औसत आयु कितने को 26 दिया, 26 3 जा 78, इनका अंतर कितना है 22 का, ये इसकी आयु है दिनेश की। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत होगा, कुछ नहीं, a + 2 a + 4 a + 6 a + 8 a + 10, तो a + 10 अपॉन 2 कर दो, तो कितना हो गया a + 5, ये औसत होगा a + 5, ऑप्शन नंबर ए। किसी छात्रावास में 30 छात्र हैं, 10 और छात्र आ जाने पर कुल खर्च 60 रुपये बढ़ गए, ठीक है, किंतु प्रति व्यक्ति खर्च 1 रुपये कम हो गया। कुल खर्च कितना बढ़ गया, 60 रुपये हो गए, ठीक है, परंतु प्रति व्यक्ति खर्च कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। तो छात्रावास का पिछला व्यय कितना था, ठीक है भाई 30, मान लें कि भाई 30 छात्र थे, अब जो पहले खर्च था वो कितना था, 30x था, ठीक है, इतना खर्च था। अब हुआ ये कि 10 छात्र और आ गए, जब 10 छात्र और आ गए तो अब कुल कितने छात्र हो गए, 40, और जो है इस अब अच्छा ये अपन एक जो माना ना प्रति व्यक्ति छात्र को माना ना, प्रति व्यक्ति छात्र का, अब क्या हो रहा है x - 1 हो गया, एक तो कम हो गया, पर इन दोनों का जो अंतर है वो बाय डिफॉल्ट कितना है 40, एंड दिस माइनस दिस 40 x - 1 30x = what 60 x की हो जाएगी प्रति व्यक्ति खर्चा, तो कितना होगा 40x, ये तो होगी 10, ये 40 उधर जो 60 और 40 100, x का मान होगा 10 रुपये हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया तो 10 रुपये आ गया x का मान, तो पहला खर्चा 300 रुपये हो गया,
हो गया, सिंपल है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या औसत लड़कों की संख्या का दुगना है, ठीक है। एक कक्षा में लड़कों की आयु का औसत लड़कियों की संख्या का दुगना, लड़कियों की संख्या का दुगना, ठीक है। कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:1। एक मिनट, कक्षा में 36 है तो लड़कियां कितनी हैं भाई? 1/6 इंटू 36 यानी 6 लड़कियां हैं। और लड़कों का औसत कितना हो जाएगा फिर? दुगना, लड़कियों की संख्याओं का दुगना है, तो लड़कों की संख्या का औसत कितना हो गया? दुगना, तो 6 का दुगना 12, ये लड़कों की संख्याओं का, लड़कों की आयु का औसत हो गया। अब लड़के कितने हैं वहाँ पे? भाई 30 लड़के हैं, 30 इंटू 12 कितना हो गया? 12×3 360 वर्ष हो गया टोटल। और वही ये 16 परीक्षार्थी थे, 60 उनका औसत था। बाद में पाया गया 87 के बदले 55 और 43 के बदले 49 लिख दिया। तो सही क्या था? 87 और 43। तो ये सही है और ये गलत है, ठीक है। आप तो इसमें सोचो, लेकिन टोटल कितना हो गया इनका? इनका टोटल हो गया, ये हो गया 3, 130 तो इनका हो गया। और इनका टोटल कितना हो गया? 55, 114 हो गया। इनका अंतर कितना है? 16। भाई 16 बढ़ गया ना 16 में, तो 16 में 16 का भाग दे कितना आ गया? 1, 1 बढ़ रहा है। तो भाई पहले कितना 60, अभी कितना हो गया? 61। खत्म, दिमाग क्यों लगाना। अभी कह रहा है ए से इस सीरीज में बेस्ट कौन से होंगे। अब देखो एक मिनट ध्यान से देखते हैं। ए से बी 1 बढ़ गया, बी से एफ 4 बढ़ गया, एफ से जे फिर 4 बढ़ गया, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं जे से अगला क्या बढ़ेगा? एफ से। अब देखो एक मिनट, या तो मैं से देखूं इसको ऑल्टरनेटिव वे में, ए से बी जो बढ़ रहा है वो 1 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। फिर ये 4 बढ़ रहा है, फिर ये 4 बढ़ रहा है, 1 4 4, ठीक है। तो या तो 4 इंक्रीज करते हैं तो ये एन आता है, और एन से फिर 4 इंक्रीज करते हैं तो ये 14 और ये 8 18 आता है, 18 में फिर 4 इंक्रीज करते हैं तो 8 आता है। तो एक ऑप्शन होता है एन आर, इसमें पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधा सब में एक एक ही बढ़ रहा है। तो इसका आंसर होगा एन आर। नेक्स्ट है, राधिका की बहन ज्योति है, ज्योति के पिता की बहन राधिका से किस प्रकार संबंधित है? एक मिनट, राधिका की बहन कौन है भैया? ज्योति, ठीक है। और ज्योति के जो पिता हैं उनकी कोई बहन है, तो सोचो, तो बताएं ज्योति के पिता की बहन राधिका से किससे संबंधित है? अब सोचो, ये तुम हो, ये तुम्हारी बहन है, और उसके पिताजी तुम्हारे पिताजी, और पिता की बहन तुम्हारी कौन होगी? बुआ। ये कौन है? बुआ लगती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कब को लिखा गया है एफ एक्स एस? एक मिनट, कब को ना, सी से एफ कितना 3 बढ़ गया, यू से एक्स 3 बढ़ गया, पी से एस 3 बढ़ गया, ये हो रहा है ना। तो टी को भी 3 बढ़ जाओ, 20 और 3 23, ई से 3 बढ़ गया तो मतलब 5 और 3 8, डब्ल्यू एच, ए से 3 मतलब डी, तो डब्ल्यू एच डी आंसर हो गया। उस व्यक्ति का चयन करें जो अलग है। सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा, विराट कोहली, श्रीनिवास रामानुजन। तो आप देखो ये सबके सब साइंटिस्ट हैं, और ये कहीं ना कहीं ये सभी लोग लिंक करते हैं साइंस के साथ, जबकि विराट कोहली का साइंस से दूर दूर कोई संबंध नहीं। तो सबसे अलग कौन सा है इसमें? विराट कोहली है, ठीक है। एक है इसमें शकुंतला की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये है डिसीजन मेकिंग कि कौन सा कथन इस जवाब के लिए सही है। शकुंतला की आयु अपने पोते शशि की आयु से 60 वर्ष अधिक है, तो आप शकुंतला की आयु ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आपको पोते की आयु नहीं पता तो ये सही है। शशि की वर्तमान आयु 3 वर्ष है, 60 में अगर मैं जोड़ दूंगा 3 में अगर मैं जोड़ दूंगा 60 तो हो जाएगा 63, तो मिलेगा। पर इसका आंसर कब मिलेगा? जब पहला और दूसरा कथन को हम मिलाएं, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही आंसर देने के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल ए से भी काम चल रहा, ये केवल बी से नहीं कर रहा, या मतलब या तो इससे भी आएगा, इससे भी नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों मिलकर इसका आंसर देंगे। यदि प्रथम
10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। यदि n के प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग फॉर्मूला ये है और एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो भैया मेरा आंसर बाय डिफॉल्ट पहले से निकल जाएगा, तो एक केवल ए पर्याप्त है भाई, मुझे पहले स्टेटमेंट से आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यदि q का अर्थ है प्लस, j का अर्थ है गुणा, t का अर्थ है माइनस और k का अर्थ है भाग, तो कुछ नहीं जी, बहुत सिंपल, 35 k का मतलब क्या भैया, डिवाइड 35/5, q का मतलब क्या भैया, प्लस 4, j का मतलब क्या है भैया, गुणा 8, t का मतलब क्या है भैया, -2, 7, तो ये 7 और 32 39, 39 में तो गए तो 37, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। निम्नलिखित श्रेणी में सबसे उपयुक्त है, एक मिनट देखना, 1 मिनट, 3 से 5 2, 5 से 9 बढ़ गए 4, फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर अगर 2, 21 और 2 कितना हो गया, 23, ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है अगला क्या होगा, 10 13 16 19, देखो समय 3 दिन के अंदर चल रहा है, तो 19 और 3 22, तो 22 तो कंफर्म एक जगह आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब निकाला भी नहीं है, पी से एम 3 कम हो गया, एम से जे 3 कम हो गया, जे से जी 3 कम हो गया, जी से 3 कम क्या हुआ, डी, तो 22 डी आंसर हो गया। ए डी जे एस ओ जे ओ एस कॉमन, ये ए से डी 3, डी से जे, हम देख रहे हैं 6 बढ़ रहा है, डी किस पे है, ये है ए से डी 3, फिर ये 6, फिर जे से ओ 5, ओ से एस 4, ठीक है, फिर एस से 3, ऐसे 22, फिर 2, ठीक है, तो बी पे आ रहा है कहीं ना कहीं, वी जैसे ही हो रहा है, ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ए। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है, परिमाप 54 है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था इसको तरीका, एक तो ये है कि परिमाप दे रखा है 2l + b, 54, यानी l + b बराबर कितना है, 27। दूसरा l × b कितना दे रखा है आपको, 180। अब आप देख लो किन ऑप्शन में इनको गुणा करने से आपको ये दोनों आंसर मिल रहे हैं, 15 12, 15 और 12 का योग 27, 15 × 12 180, 12 15 पर लंबाई बड़ी होती थी, ऑप्शन कैंसिल, 13 + 12 27 नहीं आ रहा, 12 13 27 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए। किस धन का 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 13,225 रुपये है, तो लंबा तरीके से समझोगे तो एक्स मानो, ये सब कुछ करो, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, 15% का 2 साल का ब्याज कितना होता है भैया, 15% का 2 साल होता है 15 + 15, 15 × 15/100, 30 तो ये और 2.25 ये, 32.25% ब्याज। अब आप देखो किस राशि के ऊपर 32.25% के हिसाब से आपको ये पैसा मिल जाएगा, तो देखो ये एक्चुअली ये 10,000 रुपये, तो इसी पे मिलेगा 10,000 का 32.25, तभी 3,225 रुपये मिलेंगे आपको, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 8% की दर से 8,000 रुपये पर 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जब ब्याज की दर 6 माही हो, तो मैंने बताया था दर आधी कर दो और समय को दुगुना कर दो, तो ये 5 हो जाएगी और ये 3 वर्ष हो जाएगा। अब 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकालना है, कर लो, 8,000 रुपये 105/100 की क्यूब कर लो, अब कितना हो गया, ये कट रहे हैं 20, भाई सीधी सी बात है ना, 105 और यहाँ पे 100, तो ये हो गया 21/20, 20 की क्यूब होती है 8,000, तो कैंसिल हो गए, 21 की क्यूब देख लो 9,261 रुपये होती है, 9261, टोटल क्या आ गया
बाय डिफ़ॉल्ट आपका मिश्र धन आ गया, मैं इसे 8 करा तो 1261 मेरा आंसर हो गया ख़त्म। देखो इसलिए क्यूब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी ऐसे नंबर नहीं आते जिसको गुणा करने में समय लगेगा, सब कुछ होगा नहीं। आपको 21 तक के क्यूब आने चाहिए। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग होगा यदि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो, तो ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, आपका जो आर और टी है वो सेम है। ठीक है, माना प्रिंसिपल एक्स है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है एक्स, 4/25 एक्स आर इंटू आर अपॉन 100, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से एक्स तो कैंसिल, तो कुछ नहीं, वाई स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ये सीधी सी बात है 4/25 इंटू 100 और इसका रूट लेना है, 400 का रूट 20 और 5, 4 आ गया आंसर। दर भी 4% और समय भी 4% होगा, ख़त्म। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 5 गुना होगी। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, n1 - 1 अपॉन T1 n2 - 1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ये मैंने आपको सम बताया था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो वीडियो देख लीजिएगा। तो हमने बोला 3 गुनी हो गई, कितने टाइम में भाई, 8 वर्ष में, तो 5 गुनी कितने वर्ष में, ये 2/4 2/8 हो गया, यहाँ पे 4, तो काटापीटी कर लेते हैं, ये 2 यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे 4 है, 4 16 दूनी 8 दूनी 16 आ गया आंसर, ख़त्म। ये मुँह जबानी होते हैं भाई। अभी कह रहा है कि किसी निश्चित साधारण ब्याज पर 2400 रुपये का ब्याज अगर मैनेज करें तो 2760 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर 2% अधिक हो तो मिश्रण क्या होगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल, 2400 रुपये है, फिर दर निकाल लेते हैं, फिर अंतर कितना आ गया, सीधी सी बात है 360। 360 है, 2400 रुपये मूलधन है, और वर्ष कितने हैं 5, ये 1, अच्छा नहीं, 2 0 से 2 0 निमट गई, 24 से काटते हैं तो ये हो गया 15, ये 3, दर आ गई 3%। अब रेट 3% तो 5 2 बढ़ानी है, 5%, 5% निकाल लो 2400 का 5% के हिसाब से, 5 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, तो भाई या तो ये सोच लो, या फिर एक तरीका और है कि मुझे पता है कि 360 रुपये के हिसाब से 3% है, 3% का ब्याज कितना रहे 360, तो 1% का ब्याज कितना रहे, सीधी सी बात है 120 रुपये, तो 5% में कितना रहे 600 रुपये, ख़त्म, 600 जोड़ दें, आ गया 3000 रुपये आंसर। सलीम ने 4500 रुपये लगा के व्यापार प्रारंभ किया, कुछ समय करीब भी 5400 रुपये पूंजी लगा के आ गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों का जो लाभ अनुपात है वो 2 अनुपात है तो बताओ कितने महीने बाद वो आया। कुछ नहीं जी, बहुत सिंपल, 4500 की कहानी थी, 12 महीने तक चलेगी, और जो बाद में आया मतलब मानो कि x महीने बाद आया तो उसका पैसा कितने टाइम रहा, इसको लिख देता हूँ मैं, 4500 × 12 और 5400 पैसा कितने महीने x महीने बाद आया है, तो 12 - x 2 अनुपात 1, सिंप्लीफाई कर लो, x की निकाल लीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 1, ये हो गया 2, 5 दूनी 10, 10/12 - x 2 अनुपात 1, 5, x का मान आ जाएगा यहाँ से 7 माह बाद आया था। ठीक है ना। ए और बी ने 12,000 रुपये और 16 रुपये व्यापार प्रारंभ किया, 8 महीने बाद सी भी आ गया, 2 वर्ष बाद इतने रुपये मिले, तो बताओ सी का भाग कितना है। कुछ नहीं भाई, अनुपात निकाल लेते हैं, 12,000 रुपये रहेंगे 24 महीने के लिए, 16,000 रुपये रहेंगे 24 महीने के लिए, और 15,000 रुपये रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, कितने महीने बाद आया वो 8 माह बाद, तो 16 माह के लिए। सिंप्लीफाई करो, अनुपात निकालो और फिर सी का हिस्सा निकालो। ठीक है,
तो निकाल लोगे ना, बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं कि भाई काटा पीट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल ही हो रहे हैं तीनों में, ठीक है। अब अपन काटते हैं, देखो 24 है ना ये, तो एक काम करते हैं 16 से काटते हैं, ये 16 गया, ये 16 गया, ठीक है। और यहाँ पे भी अपन देखें, यहाँ 4 दिए 12, ये 6 चौक 24 है, तो यहाँ पे भी 16 काटते हैं, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 3। अच्छा कुछ और का बच रहा है क्या? तो यहाँ पे अब देखो 24 है, यहाँ पे 15 है, 3 से कट रहे हैं अभी भी, ये 1, ये 8 और ये 5, 1 मिनट, तो 3 6 तो 18, और यहाँ पे कितना हो गया 5, और यहाँ कितना हो गया 18:8:5 रहेगा, डिवाइड कर लेना, पैसे का हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो आप कर लोगे, बड़ी बात नहीं है। यदि राम श्याम घनश्याम ने 70 रुपये लगे पड़ेंगे वर्ष के अंदर, शाम का लाभ इतना है, तो बताओ उनका लाभ कितना था? कुछ नहीं, तीनों का अनुपात कितना हो गया? सीधी सी बात है, 2700 8100 7200, तो ये 3 9 और 8, 3 और 9 12 और 8 20 है, तो 20, जबकि इसमें से शाम का कितना है हिस्सा? तो 9 है साहब, और कुल इसको हिस्सा कितना मिला? 3600, काटापटी कर लो, 1 और ये 4, 8000 रुपये टोटल होगा। दो वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर और चक्रवृद्धि का अंतर 15 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो बताओ राशि कितनी होगी? तूने बताया था यार, 2 वर्ष के लिए 10% का अंतर, साधारण ब्याज कमाएगा 20%, 20 रुपये, और ये कमाएगा 21%, अंतर कितना है? 1%। 1% की वैल्यू कितनी? 15 रुपये, तो 100 की निकालनी है। 1% का 15 रुपये का है, तो 100 कितना का हो गया? तो आंसर हो गया 1500 रुपये हो गया। क्यों रटूं, मतलब सिंपल सा फंडा है, मैंने बताया था। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तो चलिए 114वां क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों द्वारा चेकों के संशोधन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, MISR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशंस, मैग्नेटिक इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकग्निशंस, मैग्नेटिक इंश्योरेंस केपेबल रिकग्निशंस, मैग्नेटिक इंश्योरेंस केस रिकग्निशन। तो ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो आप देखते होंगे चेक के नीचे कुछ कोड होते हैं, ये जो कोड हैं ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन से ही आप संशोधन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सभी इनपुट और आउटपुट, तो ऑप्शंस हैं मॉनिटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। देखो इनपुट आउटपुट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, डिवाइसेस हैं ये डिवाइसेस, तो ये होते हैं सब हार्डवेयर। कौन से होते हैं ये? हार्डवेयर। बटन के प्रयोग से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू, बी प्रोग्राम, सी स्टार्ट, डी इनमें से कंट्रोल पैनल। तो आप स्टार्ट बटन का प्रयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? रिबूट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? आपके ऑप्शन हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट और एरो, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। तो रिबूट करने के लिए हम जो कमांड देते हैं वह कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का कमांड देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑपरेटिंग प्रणाली में जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग कार्य करता है तो वह योग्यता कहलाती है मल्टीटास्किंग, मल्टीग्रेडिंग, बूटिंग और थ्रेडिंग। तो ये जो एक साथ जब आप अलग अलग कार्य कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो आप एक टाइम में वर्ड फाइल बना सकते हैं, एक्सेल बना सकते हैं, कुछ सर्च भी कर सकते हैं। तो ये जो कार्य प्रणाली है ये मल्टीटास्किंग है। फैट का विस्तृत रूप है फाइल एक्सेस टेबल, फिनिश्ड ऑल ट्रांजैक्शन, फुली ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन और फाइल एलोकेशन टेबल। तो फैट का जो करेक्ट है वो है फाइल एलोकेशन टेबल। कौन सी फाइल कहाँ है वो हमें फैट से पता चलता है। विंडोज़ में फिल इन द ब्लैंक एक पावर सेविंग व्यवस्था है, लॉग ऑफ, रीस्टार्ट,
स्लिप और लॉक। विंडोज़ में एक व्यवस्था है कौन सी, पावर सेविंग। तो पावर सेविंग और स्लीप व्यवस्था में आप पावर सेविंग मोड में चले जाते हैं। इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फील्ड या फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता, फील्ड या फाइल के लिए नहीं किया जाता। तो इसका ऑप्शन है लेफ्ट और राइट एरो, सेमीकोलन, हैश और ये सभी। तो इन सभी में जब भी हम फाइल बनाते हैं इसका इस्तेमाल नहीं होता है इन सभी का। MS वर्ड में शॉर्टकट कीज का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फॉन्ट साइज को ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर, कंट्रोल शिफ्ट और लेसर, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल इक्वल, ऑल्ट प्लस इक्वल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर दबाते ही आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। निम्नलिखित कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डॉस, विंडोज, MS वर्ड, लाइनेक्स। डॉस एक कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, विंडोज एक यूजर सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड और लाइनेक्स। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे ये MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी तीनों की तीनों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक निम्न से कौन से सेल का एड्रेस वैध है, 1125, 935, 3A और DA3। तो सेल में रो और कॉलम का फंडा चलता है, आपको पता ही होगा, इसलिए इसका जवाब है A3। एक चयन किया हुआ डिजाइन टेम्पलेट प्रयोग किया जा सकता है केवल चयनित स्लाइड में, ऑप्शन बी सभी स्लाइडों में, नवीन प्रस्तुतिकरण जिसमें आप सृजन करते हैं, उपरोक्त सभी। तो जो चयन किए गए टेम्पलेट डिजाइन आप सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा फंड स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता, टाइटल्स, लिस्ट, चार्ट्स, एनिमेशंस। कौन सा फंड स्लाइड में नहीं होता है, तो इसका जवाब होगा एनिमेशंस स्लाइड में नहीं होते हैं। इनमें से ऑनलाइन भुगतान के प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश और इलेक्ट्रॉनिक नकद। तो ऑनलाइन भुगतान में हम नकद का इस्तेमाल नहीं करते, कैश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, डाटा और पावर कार्ड। कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी से है, तो इसके अंदर कनेक्टिविटी में इंटरनेट आएगा। कपटी मित्र के लिए मुहावरा है, गुदड़ी का लाल, पीठ ठोकना, आस्तीन का सांप, आँख का तारा। तो कपटी के लिए दोस्तों, जो लोग कपटी होते हैं आपके मित्र भी हैं, वो कौन है, आस्तीन के सांप है, जो आपको कभी भी नुकसान दे सकते हैं। 130वां है, किस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है, अवलंब और अविलंब, सहारा और बिना रुके, अतुल, अतल और अतुल, गहरा बड़ा और काफ़ी, अली और अली, सखी और भंवरा, आसन और आसन, निकट और बैठने का स्थल। सही अर्थ नहीं है, तो 130वें का ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम सभी चाय अभी अभी हम चाय अभी अभी पिए हैं, तो इसका शुद्ध रूप होगा हमने चाय अभी भी पी है, हमने अभी चाय पी है, हम अभी भी चाय पिए हैं, इनमें से कोई नहीं। हम चाय अभी अभी पिए हैं वाक्य का शुद्ध रूप की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर इसका जवाब होगा हमने चाय अभी अभी पी है, ऑप्शन नंबर ए। अक्षत का विलोम है, अक्षत का कौन होगा, शत, यानी शत में अक्षत मतलब जिसका क्षय नहीं कह सकता, शत मतलब जो कि क्षय हो सकता है। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक, इक, तिक, क। तो इसमें इक प्रत्यय है साहित्यिक के अंदर, साहित्य प्लस इक यानी साहित्यिक। उद्वर्ण का संधि विच्छेद होगा, उद प्लस रण, अद प्लस हरण, उद प्लस हरण, अद्य प्लस रण। तो
34वें में ये है उद्य प्लस हरण, उद्वरण। ईश्वर का पर्यायवाची है रब, विभु, साहब, सभी। तो इसको ईश्वर का पर्यायवाची सभी। नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव, शब्द का हिंदी रूप है कॉन्जिक्यूटिव। प्रेक्षण, अवेक्षित, प्रेक्षक, लगातार या क्रमिक। इसका सही जवाब होगा लगातार एवं क्रमिक। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी है भागीरथी, भगवत गीता, बेईमान, बेइज्जती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ है व्यापार की सही जानकारी होना, आटे दाल का बाजार मूल्य पता होना, जीवन के कठिन यथार्थ का पता चलना, जीवन के कठिन यथार्थ का भूलना। आटे दाल का मतलब जीवन के कठिन यथार्थ का पता चलना। तुलसीकृत में समास का नाम होगा अपादान, करण, संप्रदान, तत्पुरुष। तो ये है करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा कृत। प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग है? प्र, परि, प्रति और परा। तो प्रत्युत्तर में जो उपसर्ग है वो है प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। अब एक इंग्लिश की बात की जाए, एक पैसेज है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंग्लिश पैसेज में ही आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखना आपके लिए बहुत आसान होगा इसके जवाब देना। जैसे एक है फॉर एनी एक्टिविटी डिसिप्लिन इज द की वर्ड। हर एक एक्टिविटी में डिसिप्लिन एक की वर्ड है। इट शुड बी बिगिन विथ इटसेल्फ, ये हमेशा खुद से शुरू होता है। देन एक्सटेंडेड टू फैमिली, नेबर, एनवायरमेंट, वर्क प्लेस, सोसाइटी एंड नेशन एट लार्ज। और यह खुद से शुरू होने के बाद आपकी परिवार, आपके आसपास, आपके एनवायरमेंट, आपके कार्य क्षेत्र और वृहद रूप से नेशन यानी देश तक पहुंचता है। इट इज़ अ फॉर्म सोसाइटी दैट इंस्पिरेशन टू सोसाइटी थ्रू परफॉर्मेंस। ये एक सोसाइटी ही सोसाइटी को इंस्पिरेशन देती है which in turn provide leaders capable to rebuilding and restructuring the society in a strong nation। ये इंस्पिरेशन के कारण ही जो लीडर्स हैं वो केपेबल हो पाते हैं रीबिल्ड करने में और रिस्ट्रक्चर करने में सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन में। द नेशनलिस्ट स्पिरिट देन बिकम इन्फेक्शियस, और नेशनल स्पिरिट क्या होती है? इन्फेक्शियस हो जाती है एट द एंड। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला है व्हाट इज द की वर्ड फॉर द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अगर देखो तो की वर्ड जो है वो है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, स्टार्ट विद डिसिप्लिन, यानी 141 का आंसर ए डी। अकॉर्डिंग टू पैसेज डिसिप्लिन शुड बिगिन विद, किससे होना चाहिए? विद इट सेल्फ। पहला है विद द सेल्फ, फिर ऑप्शन है विद फैमिली एंड नेबर, विद वर्क प्लेस, विद द सेल्फ, फैमिली, वर्क प्लेस, सोसाइटी। तो आप देखो जो डिसिप्लिन है वो शुरुआत कहाँ से हो रही है? हमेशा खुद से हो रही है। उसके बाद ये फैमिली, नेबर्स, सोसाइटी, नेशन तक पहुँच रही है। तो डिसिप्लिन स्टार्ट्स फ्रॉम विद सेल्फ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डू वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम, कहाँ से आप में इंस्पिरेशन आती है? सोसाइटी से, सोसाइटी और नेशन से, एनवायरमेंट से, नथिंग पर्टिकुलर। तो आप देखना इसमें साफ लिखा हुआ है इट इज फ्रॉम सोसाइटी दैट इंस्पिरेशन टू सोसाइटी थ्रू परफॉर्मेंस। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? खुद सोसाइटी से ही आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू पैसेज गुड लीडर शुड बी केपेबल ऑफ रीबिल्डिंग द नेशन the way he or she likes, rebuilding and reconstructing society into a strong nation, rebuilding the nation consensus, rebuilding the structuring the nation। तो यहाँ पे आप देखें तो rebuilding and restructuring society into the strong nation ये गुड लीडर की केपेबल बनाता है। ये यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन यहाँ पे है। तो दोस्तों अगर आप ढंग से पैराग्राफ पढ़ोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, ये तो कंफर्म सही होने। अब जैसे नेक्स्ट है फाइंड आउट द पार्ट
Find out the which part of the sentence has an error. If there is no mistake, answer the no error. The circulation of the statesman is greater than that of any newspaper. मतलब सर्कुलेशन जो है स्टेट्समैन का है। अब इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है तो देखते हैं भैया। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन ग्रेटर देन दैट ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो इसमें जो मिस्टेक है वो कहाँ पर है, दैट ऑफ। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। योर मिस्टेक्स आर he is one of the tallest boy in the class or no error। तो one of the क्या होता है, मतलब one of the आप ये बोलेंगे he is the tallest boy in the class, तो करेक्ट आंसर इज what, B। ये B वाला एरर है। 147 given the synonym of प्रीक्विस्टाइन। अब सिनोनिम बताना है। प्रीक्विस्टाइन होते क्या हैं, ऑप्शन है इंसेंटिव, प्रिविलेजेस, बोनस और दी रिवॉर्ड्स। तो दोस्तों परक्यूसाइट्स जो होता है ये होते हैं प्रिविलेजेस, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो इट्स ऑल अबाउट प्रिविलेजेस। गिवन एन एंटोनिम्स ऑफ हॉस्टाइल, फ्रेंडली, सडन, कॉस्टली, अनफेयर। हॉस्टाइल मीन्स व्हाट, जोर जबरदस्ती के साथ, तो उसका सिनोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। एट वंस, विथ, एन। इसका मीनिंग है टू अंडरस्टैंड थॉरोली, टू बी पजल, टू बी स्टूपिड पर्सन, टू बी बिहेव रेशनली। एट वंस विथ एन, इट मीन्स व्हाट, टू बी पजल, मतलब कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना, इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट है टू फाइट टूथ एंड नेल। ऑप्शंस हैं टू फाइट ऑफ ए लूजिंग बैटल, टू अपोज रेजोल्यूटली, टू हैव ए फिजिकल फाइट, ए लेज ऑफ फॉर्मल प्रोटेस्ट। टू फाइट टूथ एंड नेल, जी जान से लड़ने का मतलब होता है। टू अपोज रेजोल्यूटली, मतलब किसी भी सिचुएशन में आप खड़े हो और उसको अपोज कर रहे हो, रिजोल्यूट कर रहे हो, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ टू फाइट टूथ एंड नेल। तो इस तरह ये आपके 150 प्रश्न का ये सेट हुआ। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह मैं फिर से कह रहा हूँ, लगभग 150 के हमने 50 सेट आपके लिए बनाए हैं, मतलब कि 7500 क्वेश्चन जब आप इसको करेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को इजीली क्रैक करने के लिए और समकक्ष होने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आप अगर चाहते हैं तो हमारी राजस्थान की, हिंदी की, इंग्लिश की ये बुक्स भी ले सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे ये आपको दी जा रही हैं। इसके अलावा ये 50 सेट की जो वर्कशीट है ये तो हम करवा ही रहे हैं, 20 वर्कशीट भी आपके लिए अवेलेबल होंगी जल्द ही, जिसको आप खुद प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, लगातार बने रहें और जो भी डाउट हो, जो भी शंका हो, किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।